अस्सलाम वालेकुम। EDU 101 फाइनल टर्म प्रिपरेशन, ये फ़ाइल मेरे पास है जो कि अभी रिसेंटली एग्ज़ाम्स हुए हैं आपके 2024 के फ़ाइनल अगस्त में 3 अगस्त में। तो ये आपके पास काफ़ी अपडेटेड कंटेंट है और फ़ाइल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो फ्रेश कंटेंट होता है उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो एग्ज़ाम में रिपीट हो। ठीक है? और इसके अलावा मेरे पास एक और फ़ाइल भी है, ये सब्जेक्टिव बेस है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और थर्ड ये ऑब्जेक्टिव बेस है, ये भी इम्पोर्टेंट है। टाइम मिला तो हम इनको भी देखेंगे। पहले हम इस फ़ाइल को देखेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने लेक्चर्स नहीं लिए, हैंडआउट्स भी नहीं रीड किए, देन फिर भी हम इसकी डिटेल के साथ इसको देखेंगे, इसका बैकग्राउंड भी चेक करेंगे MCQs का, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है? स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द 1972 डैश सिस्टम वाज स्टार्टेड एट अ वर्चुअल यूनिवर्सिटी लेवल। ठीक है? देखो, पहले सिस्टम होता था एनुअल सिस्टम, के ना सालाना एग्जाम्स होते थे। सेमेस्टर सिस्टम शुरू हुआ 1972 में, और किस लेवल पे हुआ? यूनिवर्सिटी लेवल पे हुआ। अब तो खैर स्कूल्स में भी, प्राइमरी स्कूल्स में भी सेमेस्टर सिस्टम होता है। हमारे 2 सेमेस्टर होते हैं यूनिवर्सिटी में, स्प्रिंग एंड फॉल। स्कूल्स लेवल पे 3 सेमेस्टर भी बाद दफ़ा होते हैं। ठीक है? आपने इस MCQ को याद रखना है कि 1972 के अंदर और सेमेस्टर सिस्टम। ठीक है? नेक्स्ट आपके पास है द 1992 पॉलिसी स्ट्रेस्ड ऑन द क्रिटिकल थिंकिंग अपोज टू द रूट लर्निंग। अब देखें, पहले तो आपको पता हो रूट लर्निंग है क्या। रूट लर्निंग बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जो कि स्टार्ट में होता था, शुरू शुरू में कि जो बच्चे होते थे ना यूनिवर्सिटी और स्कूल लेवल पे, सिर्फ उनके मेमोराइजेशन पे ज़्यादा फोकस करवाते थे, ताकि जो भी न्यू टर्म्स हैं या लैंग्वेज है उसको याद करें और उसको बार-बार रिपीट करें, और उसके अलावा जब भी उसको रिकॉल करने की कोशिश करें तो वही सेम वर्ड्स उनकी ज़ुबान पे आएँ। तो वो होता था रूट लर्निंग। उसमें ना फिर क्रिटिकल थिंकिंग पे फ़ोकस नहीं करते थे, जिसकी वजह से एजुकेशन का जो लेवल था वो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता था, या अच्छी एजुकेशन नहीं होती थी। तो ये जो 1992 में एक पॉलिसी बनाई गई, जिसने ज़ोर दिया कि क्रिटिकल थिंकिंग और स्किल लर्निंग पे ज़्यादा फ़ोकस करवाना चाहिए एज़ कम्पेयर टू रूट लर्निंग के। ठीक है? और ये इसका यही था। नेक्स्ट आपके पास है PhD एंड MPhil वाज रेकमेंडेड इन 1992। ये दो जो डिग्रीज थी, PhD और MPhil, ये रेकमेंड हुई थी 1992 में। आपने ईयर को भी याद रखना है, और कौन सी डिग्रीज थी या कौन सी स्टेटमेंट थी उसको भी याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास है सेटिंग अप फॉर द नेशनल टेस्टिंग सिस्टम फॉर द स्टैंडर्डाइज इन इंट्रोड्यूस इन 1992 पॉलिसी। अब देखो, नेशनल टेस्टिंग सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं? NTS सिस्टम। अब आपको समझ आ गई कि NTS टेस्ट कौन से होते हैं। पाकिस्तान में अब होते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले, ताकि सब स्टूडेंट्स को सेम अपॉर्चुनिटी मिले। और इससे ना मेरिट चेक होता है, मेरिट सेट होता है। तो ये एक सिस्टम था जो कि 1992 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ये एक पॉलिसी थी। ठीक है? नेक्स्ट आपके पास है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का पूरा नेम लिखा हुआ है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इसका जो आइन था, प्रोमिसेस दैट स्टेट शेल रिमूव इलिटरेसी एंड प्रोवाइड अ फ्री कंपल्सरी एजुकेशन विद इन द मिनिमम पॉसिबल पीरियड। इसका मतलब ये है कि जो भी रियासत होगी वो इलिटरेसी को रिमूव करेगी। किसके ज़रिए? सेकेंडरी एजुकेशन को पॉसिबल बना के, कंपलसरी बना के। ये जो सेकेंडरी हाई स्कूल्स होते हैं, जहाँ पे 8 तक, मिडिल तक या 10th तक एजुकेशन फ्री होती है, तो ये जो थी हर रियासत करेगी। और इसका मकसद क्या होगा? ताकि इलिटरेसी को रिमूव किया जा सके, और विद इन पॉसिबल पीरियड, मिनिमम पॉसिबल पीरियड के दौरान। ठीक है? ये स्टेटमेंट आपने याद रखनी है। इसका राइट ऑप्शन है सेकेंडरी एजुकेशन। अच्छा, इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड कंसर्न्स कैन बी एड्रेस थ्रू द ग्लोबल कोऑपरेशन। इन्वायरमेंटल इश्यूज जैसे हमारे पास ये पोल्यूशन का हो गया, जैसे अभी आजकल जो करंट इशू हमारे पास फोग का था ना, रिसेंटली स्मोक का, सॉरी, स्मोक जो होती है ना, वो फोग और स्मोक, जो धुआं और जो फोग, उसका कम्बिनेशन होता है। धुंध और धुएं के कम्बिनेशन को स्मोक बोलते हैं, और वो काफ़ी हार्मफुल होती है, और ये इन्वायरमेंटल इशू है। और इसको रिजॉल्व करना, ये जो होता है, ये ग्लोबल कॉपरेशन के दरमियान आता है। ठीक है? उसमें आता है ये सारी चीज़ें। हम मज़ीद उस टॉपिक पे नहीं जाते हैं, टाइम लग जाएगा। अकोमोडेशन आर ऑफ 2 टाइप्स। अकोमोडेशन की 2 टाइप्स हैं। देखो, एक तो टीचर एंड रूम अकोमोडेशन। अब ये जो लफ्ज़ रूम अकोमोडेशन लिखा हुआ है, इसको हम क्लास अकोमोडेशन भी बोलते हैं। ठीक है? ये इसकी 2 टाइप्स हैं। ये आपने सारे MCQs को आप माइंड में एब्जॉर्ब करते जाएँ, यहाँ से आपके ज़रूर रिपीट होंगे। फिर आपको याद आएगा कि ये वीडियो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी।
देखो, लर्न रिकॉर्डिंग सिटिंग प्रॉपरली इज एन एग्जाम्पल ऑफ रूम मॉडिफिकेशन। अब इसका क्या मतलब है? देखो, जो भी सिटिंग अरेंजमेंट होती है क्लासरूम की, या देखो आपने नोटिस किया होगा कि प्राइमरी स्कूल्स में डिफरेंट होती है, और अगर लैब्स हों वहाँ पे वो डिफरेंट सिटिंग अरेंजमेंट होती है, और जैसे हमारे पास कंप्यूटर लैब हो तो उसकी डेफिनेटली डिफरेंट अरेंजमेंट होगी। तो ये रूम मॉडिफिकेशन इसका जो है वो राइट ऑप्शन है। A major barrier to successful inclusive education in Pakistan is attitudes of ordinary school teachers। ये जो आम स्कूल की टीचर्स है ना, इनका जो रवैया है, एटीट्यूड है, ये हमारे पास एक मेजर बैरियर है, एक रुकावट है सक्सेसफुल एजुकेशन का। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास है अल बिरूनी, फिलोसफर, मैथमेटिशियन, जियोग्राफर एंड एस्ट्रोनॉमर। ये सारा कुछ एल्बरनी ने किया था, ये उसको कहलाता है। ठीक है, अ डीप स्टडी ऑफ हिंदू कल्चर एंड कस्टम रिलीजन्स एंड रोट द किताबुल हिंद। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था किताबुल हिंद। आपने इसका नाम याद रखना है। और राइटर कौन है? अल्बेरोनी। और वो कौन कौन से? वो मैथमेटिशियन भी थे, जियोग्राफर भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे। हम्म, उन्होंने स्टडी किया था, हिंदू कल्चर को स्टडी किया था, कस्टम को और रिलीजन को स्टडी किया था। और जो बुक लिखी थी उसका नाम था किताबुल हिंद। किसी भी तरह से एमसीक्यू आ सकता है इसका। ठीक है, new philosophies came about the materialism, socialism and positivism is a result of इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इस एमसीक्यू का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास न्यू टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई गई है, मेटरलिज्म हो गया, सोशलिज्म हो गया और पॉजिटिविज्म, ये क्यों हुई? पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन के रिजल्ट में हुई। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती गई वैसे वैसे ये न्यू टर्म्स हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई, ये फिलोसफीज। ठीक है, न्यू फिलोसफीज भी इसको बोलते हैं। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू द पेस्टोलॉजी बिलीव दैट द एजुकेशन इज़ फॉर ऑल। कि जो एजुकेशन है वो सब के लिए है, किसी एक स्पेसिफिक सेक्शन के लिए नहीं है, किसी एक ख़ास तबके के लिए नहीं है, ना ही किसी खास नेशन के लिए है। ये सब के लिए इक्वल है। नेक्स्ट आपके पास है टू लर्न बिहेवियर एंड रिचुअल्स बेस्ड ऑन द वेदास इन इंडिया। अब ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये वेदास में लिखी हुई है और ये इंडिया में है। ठीक है, वेदास भी एक बुक का नेम है। नेक्स्ट आपके पास है द फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन कराची इन दिसंबर 1947। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, मैंने ये वीडियो मैं दूसरी दफ़ा रिकॉर्ड कर रही हूँ, कि पहली दफ़ा मैंने रिकॉर्ड किया उसमें मैंने अपलोड भी कर दी थी और उसमें मेरी वॉइस नहीं थी। फिर मैंने उसमें साथ साथ जीपीटी पे ना सर्च करती गई थी। अब मुझे सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि ये सारे एमसीक्यूज़ मैंने सर्च किए हुए हैं। ठीक है, तो आप तसल्ली रखें, ये बिल्कुल 100% करेक्ट है। द फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन कराची इन दिसंबर 1947। अब आपने इसकी लोकेशन भी याद रखनी है कि कराची में हुई थी, और इसका मंथ दिसंबर था, और जो ईयर था वो 1947 था, और थी कौन सी? फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है, अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन वुड बी बेस्ड ऑन द रिलीजन, सेक्स एंड लैंग्वेज। अच्छा, अब डिस्क्रिमिनेशन को समझो। डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली होता है कि ना, इम्तियाज, फ़र्क, मतलब एक रिलीजन, मज़हब, सेक्स बोलते हैं मेल और फीमेल को। ठीक है, और उसकी बेस पे और लैंग्वेज, ज़ुबान की बेस पे आप एक फ़र्क करना जो शुरू कर दें लोगों में, तो ये आपके पास होता है डिस्क्रिमिनेशन। ये और ये इन तीन फैक्टर्स पे रिलाई करती है, ये जो रिलीजन है, सेक्स है और लैंग्वेजेस है, ये डिफाइन करते हैं डिस्क्रिमिनेशन को। ठीक है, guarantee is given when the person has a skill in English, the use of language of military and bureaucracy। अच्छा, ये जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, और ये जो, क्योंकि देखो आपने नोटिस किया होगा कि अब ऑफिशियल लैंग्वेज पाकिस्तान में भी ज़्यादा ज़्यादा इंग्लिश को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, इंग्लिश को ज़्यादा अहमियत देते हैं एज़ कम्पेयर टू उर्दू। लेकिन ये जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और मिलिट्री होता है, वहाँ पे भी हम स्किल्स इन इंग्लिश को ज़्यादा, मतलब प्रोफिशेंसी इन इंग्लिश बोल रहे हैं, कि इंग्लिश के अंदर प्रोफिशेंट हो बंदा, फ्लुएंट हो इंग्लिश में। क्यों? क्योंकि उसकी रीज़न क्या है? या तो एक तो आपको ना इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिकेशन में आसानी होती है, और रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये लोग। तो इन फील्ड्स के अंदर ना हम ये जो स्किल्स इन इंग्लिश को है वो ज़्यादा अहमियत देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है इन डैश एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ये इसका जो राइट ऑप्शन है वो 1970 के अंदर, आपने याद रखनी है ये बात, एजुकेशन को एज अ सब्जेक्ट किया गया, शामिल किया गया करिकुलम में। करिकुलम बोलते हैं निसाब में, एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट। पूरी स्टेटमेंट को याद रखना, अगर एक भी यहाँ पे वर्ड्स चेंज होते हैं ना, तो फिर उसका ऑप्शन डिफरेंट हो जाता है, तो आप पूरा पूरा याद किया करें। 3 ईयर प्रोग्राम ऑफर्ड बाय द पॉलीटेक्निक टेक्निक्स इज डिप्लोमा। देखो, 3 ईयर प्रोग्राम, जैसे 3 साल प्रोग्राम्स होते हैं, उनको हम डिप्लोमा बोलते हैं, सिंपल।
पहले स्टार्ट में ऐसे भी होता था कि मैट्रिक के बाद कोई भी 3 साल प्रोग्राम कर लेते थे और डेंटिस्ट बन जाते थे, डॉक्टर बन जाते, फिजियोथेरेपिस्ट बन जाते थे और बहुत से फील्ड्स हैं जो कि 3 साल पे डिपेंड करते थे, 3 साल की डिग्री पे डिपेंड करते थे, इंजीनियर्स भी खास तौर पे। अच्छा, जेंडर्स हैज़ बीन अंडर द रिव्यू फॉर द सम टेक्स्ट बुक्स। अच्छा, ये स्टूडेंट का फीडबैक है, स्टूडेंट को याद नहीं है, वो कह रहे हैं कि हैंडआउट्स के अंदर तो इसका राइट ऑप्शन इक्वालिटी था, लेकिन यहाँ पे तो ओके, सॉरी इक्विटी है इसका। हाँ, इक्विटी है, कंफर्म कर लिया। पहले इसका स्टीरियोटाइपिंग भी कहीं पे बता रहे थे, जेमिनाई के अंदर, जेमिनाई एआई सोर्स मैंने यूज़ किया था। अच्छा, जेंडर इक्विटी रेफर्स टू द फेयरनेस एंड जस्टिस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेनिफिट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज बिटवीन द मैन एंड वुमेन। अब ये जो दो टर्म है हमारे पास, जेंडर इक्विटी मीन्स दोनों मैन और वुमेन को इक्वल रखा जाना चाहिए, उनके साथ इंसाफ, फेयरनेस और जस्टिस करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट, जब भी हम कोई बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, तो दोनों को इक्वल रखना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन आपके पास क्या आ रहा है? इक्विटी। ठीक है, इक्विटी इसका राइट ऑप्शन है, आपने इसको देख लेना है। नेक्स्ट आपके पास है access टू बी द बेसिक एजुकेशन इज़ प्रिमिटिव इन द एरियाज ऑफ द पाकिस्तान। तो इसका है रूरल, और इसको भी मैंने कंफर्म किया था, रूरल था। मज़ीद भी हम इसको कंफर्म कर लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए हमसे। देखिए, रूरल ही है इसका राइट आंसर। इन द पाकिस्तान एक्सेस टू द बेसिक, मतलब ये जो बुनियादी जो तालीम है वो लिमिटेड है रूरल एरियाज़ के अंदर एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। ये शहरी और देहाती इलाकों की बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, प्राइमरी कन्फ्लिक्ट फोकस ऑन द पावर स्ट्रगल फैक्टर। अब इस टर्म का क्या मतलब है? प्राइमरी कन्फ्लिक्ट मतलब जो शुरू शुरू का जो तनाज़ा, कन्फ्लिक्ट बोलते हैं तनाज़ा, कोई भी लड़ाई झगड़ा जो होता है ना, वो पावर स्ट्रगल की वजह से होता है। एक दो भी दो ग्रुप्स हैं आपके पास, ये दो पार्टीज़ हैं, वो कहेंगे हमारे पास अथॉरिटी हो, हमारे पास ज़्यादा पावर हो, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे पास ज़्यादा हो, रिसोर्सेज हमारे पास ज़्यादा हो। ये सारे वर्ड्स आप सोच लें इनके बारे में। तो ये जो होते हैं ना, ये प्राइमरी कन्फ्लिक्ट फोकस ऑन द पावर स्ट्रगल पे, कि पावर की ही सारी लड़ाई हो रही होती है कि हमारे पास पावर हो, जैसे आजकल पॉलिटिक्स में हो रहा है। देखिए, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव रिकॉग्नाइजेज अ फ्री विल विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पावर एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस। ये जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है, हर किसी का अपना अपना नज़रिया होता है, लेकिन ये जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, ये हमें रिकॉग्नाइज करता है फ्री विल विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, डैश बिलीव इन द ट्रेनिंग हिज स्लेव्स, मतलब अपने गुलामों की जो ट्रेनिंग करना, वो इंट्रोड्यूस करवाया था मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने, मुस्लिम था ये। अच्छा, मुस्लिम लीडर था। नेक्स्ट आपके पास है, डैश हैज़ मेड इट पॉसिबल टू री एग्जामिन द इश्यूज ऑफ द सोशल जस्टिस एंड द प्रोमोट द इगलिटेरियन जेंडर रिलेशन। तो ये आपके पास है, ओनली गर्ल्स हैज़ मेड इट इज़ पॉसिबल टू री एग्जामिन द इश्यूज ऑफ द सोशल जस्टिस, ओनली गर्ल्स इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास है, ह्यूमन राइट्स टू फ्रेश एयर, हेल्थ सर्विस एंड सैनिटेशन। अब ह्यूमन राइट्स के अंदर क्या आता है बेसिकली? फ्रेश होने के लिए एक तो उसकी सेहत, और उसके एयर मीन्स ऑक्सीजन ठीक हो वहाँ पे, वेंटिलेशन का सिस्टम ठीक हो, और उसके बाद सैनिटेशन, सफाई का मुकम्मल निज़ाम हो। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ये फैक्टर्स जो हैं वो इसको डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, व्हेन एवरी चाइल्ड गेट्स द हेल्प टू नीड टू लर्न, इट इज़ कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन। जब हर बच्चे को हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब कि नीड ज़रूरत पड़ रही है सीखने की, तो इसको हम कहेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट आपके पास है, रिलीजन एजुकेशन भी मेड कंपल्सरी एट द डैश स्टेज इन द 1959। अब मिडल स्टेज पे, ठीक है, रिलीजियस जो एजुकेशन हुई थी ना, मजहबी तालीम जो होती है, वो मिडिल स्टेज पे ना ये कंपलसरी की गई। अब देखो, ये आपने स्टेज भी याद रखना है कि ये मिडिल स्टेज था, प्राइमरी स्टेज नहीं है, ये मिडिल है। और कब था ये? 1959 में। हिस्ट्रिकल और डेटेड क्वेश्चंस लाजमी आएंगे आपके। एन एजुकेशन सर्विस कमीशन विल सून बी सेट अप फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द टीचर्स इन 1998 पॉलिसी। देखो, एक सिस्टम था जो कि एजुकेशन सर्विस कमीशन था, वो टीचर्स को भर्ती करना, रिक्रूटमेंट बोलते हैं टीचर्स को भर्ती करना। ये जो पॉलिसी बनाई गई थी ना, 1998 के अंदर बनाई थी गई थी। डैश एजुकेशन बी गिवन टू अटेंशन फुलफिल द इकोनॉमिक नीड्स एंड
कंट्री। अब देखो इकोनॉमिक नीड्स हमारे पास क्या होती हैं, जो चीज़ हमारी मुल्क की मैशियत को में इजाफा करे, उसमें वो एजुकेशन हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे साइंटिफिक हो गई और टेक्निकल एजुकेशन हो गई। टेक्निकल एजुकेशन से इंडस्ट्रीज़ के अंदर एम्प्लॉयमेंट की जो स्किल्स होंगे वो भी इम्प्रूव हो जाएंगे। और साइंटिफिक मीन्स कि हमारा जो ये जो मेडिकल फील्ड है, इसमें भी बेहतरी आएगी, जो भी डिज़ीज़ को क्योर करने में या उनका ट्रीटमेंट करने में बड़ी आसानी होगी। तो इससे हमारी जो इकोनॉमी होगी वो मज़बूत होगी। तो जैसे हमारे पास आईटी का फ़ील्ड हो गया, आईटी का तो आगे फ्यूचर में तो बहुत ज़्यादा स्कोप है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो ये ओवरऑल इसके बारे में था। नेक्स्ट आपके पास है डैश एज अ मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन 1947 कॉन्स्टिट्यूशन। 1947 में ये उर्दू को एज अ मीडियम इंस्ट्रक्शन कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है इन 1970 पॉलिसी रिकमेंडेड रेजिंग द प्राइमरी एजुकेशन अप टू द क्लास 5। ये इसका राइट ऑप्शन 5 है। मज़ीद इसको देखते हैं, मैं भूल ना जाऊँ, हो सकता है कि गलत हो जाए। देखो प्राइमरी एजुकेशन थी वो 5 तक थी, मैं ठीक कह रही थी आपसे। द इन 1970 एजुकेशन पॉलिसी इन पाकिस्तान रिकमेंडेड रेजिंग प्राइमरी एजुकेशन अप टू द, कि प्राइमरी एजुकेशन को 5 तक तो एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, और इंश्योर द बेसिक लिटरेसी एंड फाउंडेशनल नॉलेज फॉर द चिल्ड्रन। बुनियादी जो तालीम होती है ना वो बच्चों को देनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है इन्वायरमेंटल कंसर्न शुड बी व्यूड एज अ इंटरडिसिप्लिनरी, ओपन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। इसका था इंटरडिसिप्लिनरी। इसको भी हम मज़ीद देखेंगे। अगर आपकी हेल्प हो रही है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ठीक है, अच्छा। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स इन्वॉल्व द मल्टीपल फील्ड्स ऑफ स्टडी इंक्लूडिंग द बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो इसका वैसे राइट ऑप्शन है इंटरडिसिप्लिनरी। Addressing these issues requires an interdisciplinary approach to understand and solve the complex environmental problems effectively. इन सारी स्टडीज़ से हम जो भी environmental problems है उसको effectively solve कर सकते हैं, understand कर सकते हैं, तो हमारी जो skills होंगे वो improve हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है डैश stresses the interdependence of the social system, how well the parts are integrated with each other, के different parts को हम आपस में कैसे join करते हैं, तो ये एक functional theory है आपके पास। ठीक है, वैसे भी एक फंक्शन कहते हैं कि डिफरेंट जो स्टेप्स को कंबाइन करके एक फंक्शन बनता है। जो भी प्रॉब्लम होती है हम उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं डिफरेंट स्टेप्स के अंदर। तो ये फंक्शनल थ्योरी है बेसिकली। हु सेड द ह्यूमन बीइंग नीड टू ऑर्डर द स्टेबल सोसाइटी, तो ये था कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस ने कहा था कि ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है एजुकेशन अंडर द रिफॉर्मेशन इज़ अबाउट द जनरल लिटरेसी। आम जो ये जो लिटरेसी है तालीम उसके बारे में है। एजुकेशन अंडर द रिफॉर्मेशन इज़ अबाउट। नेक्स्ट आपके पास है इन 18th सेंचुरी ऑटमैन रूल डिड नॉट टॉलरेट एनी एक्सेप्शन प्रोवाइडिंग। जो ऑटमन रूल था ना ये उस्मानिया का दौर था, तो और 18th सेंचुरी के अंदर, तो ये था इसका प्राइमरी राइट ऑप्शन है इसका। मज़ीद हम इसको सर्च करेंगे और देखेंगे कि क्या इसका करेक्ट आंसर है। प्राइमरी ही है वैसे। ड्यूरिंग द 18th century, the Ottoman Empire emphasizes the primary education as a fundamental requirement. They did not tolerate the exception in providing the basic education to children, ensuring that the primary education was accessible and mandatory within their territories. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है जॉन डेवे एम्फोसाइजेज ऑल द एक्सेप्ट। उसने सब कुछ ये डिफाइन किया था, एम्फोसाइज किया था। एक्सेप्ट परमिट्स अ चाइल्ड टू थ्रीव द थ्रू द एक्शन। बाकी जो इसके आएगा एजुकेशन फॉर द एम्प्लॉयमेंट एंड लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ, इट इज़ नॉट प्रिपरेशन फॉर द लाइफ, टीचर मस्ट बी गाइड टू स्टूडेंट्स नॉट द डिक्टेटर। ओके, नेक्स्ट आपके पास है व्हाट आर द रीजंस साइटेड इन द 1978 फॉर नॉट मीटिंग द लिटरेसी। तो ये इसके ऑल में सारे ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। लेस इंक्रीज इन नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, लेस फैसिलिटीज़ फॉर द टीचर्स। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव 1947 कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब्जेक्टिव पार्ट शुरू हो गया अब आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वैसे अनाउंसमेंट अपनी चेक करनी है एग्जाम से पहले कि आपके ऑब्जेक्टिव इंक्लूड सब्जेक्टिव पार्ट इंक्लूडेड है या नहीं। बाज़ दफ़ा सारे एमसीक्यूज़ होते हैं, तो आपने ये चेक करना है। वैसे हम कर लेते हैं। अच्छा, ये जो इसका आंसर लिखा हुआ है ना ये ठीक नहीं लग रहा मुझे, मैं इसको सर्च करती हूँ।
वैसे स्टूडेंट ने भी यही लिखा हुआ है कि मैं श्योर नहीं हूँ, और ये फ़ाइल मैंने नहीं क्रिएट की, ये ऑलरेडी किसी ने क्रिएट की हुई है। अच्छी फ़ाइल है, आपको हेल्प हो जाएगी इससे। पाकिस्तान डिड नॉट हैव अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन। देखो 1947 के अंदर पाकिस्तान का कोई आइन उस वक्त क्रिएट नहीं हुआ था। आइन स्टार्ट हुए थे आपके 1956 से मेरे ख्याल से शुरू हुए थे, और 1973 तक एंड हुए थे। तो वैसे यहाँ पे बात हो रही है कि इंस्टेड द कंट्री ऑपरेटेड अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जो 1947 में जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था ना, उसके उसको ही आगे उस पर ही चल रहे थे, अनटिल द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास इन 1949। उसके बाद फिर ये 1949 में एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी, रेजोल्यूशन करारदाद को बोलते हैं, वो मंजूर हुई थी। उसके बाद उन्होंने अपने आइन क्रिएट किए थे, जो कि पहला जो था ना पाकिस्तान का, वो 1956 के अंदर था। बाय द वे, हमारा जो क्वेश्चन है हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव 1947 वाज एस्टैब्लिश्ड इन द डेमोक्रेटिक स्टेट, ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इस्लाम, इंश्योरिंग द जस्टिस, इक्वालिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स। ये तीनों चीज़ें आपने याद कर लेनी है, ये सारी उसके अंदर आती हैं। और इसकी जो गोल्स थे, एक था सोवरिटी ऑफ द गॉड एंड डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम, सोशल जस्टिस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द मिनॉरिटीज़। ये वैसे हमने पाक स्टडीज़ के अंदर भी पढ़ा होगा 9th-10th में, वही वही पॉइंट्स लिखे हुए हैं वैसे, वो भी लिख लेंगे तो ठीक होगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं है, हम इनको सॉल्व करेंगे ताकि हम इससे अगर एमसीक्यू भी बन सकते हैं और वैसे हमारा सब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। 3 इफेक्ट्स ऑफ द स्कूलिंग। स्कूलिंग के 3 इफेक्ट्स क्या होंगे? सोचो ज़रा, आपके माइंड में क्या आ रहे हैं, इसके क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे स्कूलिंग के? एक तो है इसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी, जिसका मतलब ये है कि इनहेंस द क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़, ठीक है। और दूसरा इसका पॉइंट है सोशल डेवलपमेंट होगी, लाइक प्रोमोट द इंटरपर्सनल स्किल्स एंड एबिलिटी टू वर्क इन ग्रुप्स, के ग्रुप्स में कैसे काम होता है, कल्चर अंडरस्टैंडिंग होगी, टीम वर्क, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इस पे इकोनॉमी में भी इसका असर पड़ेगा। वो कैसे? इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अर्निंग द पोटेंशियल, रिड्यूसेस द पॉवर्टी एंड बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे गुर्बत भी कम होगी, और जो एम्प्लॉयमेंट के मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो भी इंक्रीज़ होंगे, अर्निंग भी इंक्रीज़ होगी। तो ये सारे जो है ना इसके इफ़ेक्ट्स हैं स्कूलिंग के। वैसे अगर हमने ना भी पढ़ा होता तो हम खुद से इसके बारे में लिख सकते हैं कि स्कूल्स का क्या इम्पैक्ट है, और अगर ना हो तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो बिल्कुल इसका इसका वाइस वर्सा होगा, अपोजिट होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इजिप्शियन पीरियड कौन सा था? इजिप्शियन पायरामिड्स का सुना है ना? लेकिन ये इजिप्शियन पीरियड की बात हो रही है। अच्छा, इजिप्शियन पीरियड रेफर्स टू द एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ द इजिप्ट। ये एक तहजीब थी, ये बहुत पुरानी है लेकिन ये बहुत बेस्ट समझी जाती है, विच डेवलप्ड अलोंग द नील रिवर एंड लास्टेड फॉर द थाउजेंड्स ऑफ द ईयर, और कई हज़ार साल तक ये चली, स्टार्टिंग अराउंड द 3100 BC एंड एंडिंग टू द रोमन कन्क्वेस्ट इन 30 BC। ओके, ये इसका ड्यूरेशन है। की फीचर्स ऑफ द इजिप्शियन पीरियड, इसके क्या, एक तो पॉलिटिकल इनका स्ट्रक्चर कैसा था, और इनका रिलीजन, और इनका, मैं इसे कहती हूँ शॉर्ट में बता दे ताकि फिर आप ना इसको ठीक से लिख सको। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अब ना आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, देन आप इसको प्रिपेयर कर लें, और ये इंपॉर्टेंट है। आप हैंडआउट से करना चाहें तो वो भी बेस्ट है। मेन मकसद है कि आपको क्वेश्चंस का पता हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। अच्छा, 3 new recommendations made in the national policy in 1992 which were never made before। ऐसी कौन कौन सी 1992 में पॉलिसीज थी जो पहले कभी नहीं बनाई गई थी? एक तो हमने शुरू शुरू में पहला एमसीक्यू पढ़ा है, कौन सा? पहला, दूसरा था आई थिंक उसमें ये था कि जो क्रिटिकल थिंकिंग को ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे थे एज़ कम्पेयर टू रोट लर्निंग पे। तो ये 1992 में था। आई होप आपको याद होगा, लेकिन मुझे याद आ रहा है। मज़ीद भी इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। ओके, एक तो था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन। यूनिवर्सलाइजेशन मीन यूनिवर्सल कर दें इसको, प्राइमरी एजुकेशन को पूरे पाकिस्तान में। स्ट्रेंथनिंग ऑफ द नॉन फॉर्मल एजुकेशन, और इंट्रोडक्शन ऑफ द वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये तीनों पॉइंट्स भी इसके अंदर आ रहे हैं। और वो वाला पॉइंट इन्होंने क्यों नहीं बताया जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था? ओके, एनीवेज, वो पॉइंट वैसे लिख सकते हैं, वो हमने पढ़ा है, आपके पास हैंडआउट्स में भी है, 1992 में हुआ था, ये भी आपको मिल गए हैं एक्स्ट्रा से पॉइंट्स। नेक्स्ट आपके पास है गजनवी डिनेस्टी, ये क्या था?
उसका जो टाइम पीरियड होगा ना उसके बारे में बताएंगे, ये गजनवी का जो होगा कि उसने कितना टाइम में रूल किया। देखो, was a Muslim dynasty of the Turkish origin established by the Mahmud of Ghazni. It ruled over the parts of the present day जो कि अब पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और नॉर्थ इंडिया है, इस इलाके पे इसने हुकूमत की थी। और इसके जो की फीचर्स थे, जो फाउंडर था इसने वो था महमूद गजनी। और कल्चर कंट्रीब्यूशन भी बताया हुआ है इसका, रिलीजन इम्पैक्ट भी बताया हुआ है। डिक्लाइन डिक्लाइन कब हुआ, मीन्स के जीवाल बोल लें इसको, डिक्लाइन इसको बोलते हैं, कब हुआ। आफ्टर द महमूद डेथ इन 1030 सी द डायनेस्टी पावर वीकेंड, उनकी डेथ के बाद ही ये कमज़ोर होना शुरू हो गए थे। द राइज ऑफ द, ओके नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है थ्री बेसिक राइट्स ऑफ द इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ह्यूमन राइट्स की बात करनी है। ओके, राइट्स टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन, के इंफॉर्मेशन तक उनको रसाई होनी चाहिए, ये उनका राइट है। राइट टू पार्टिसिपेशन, राइट टू एजुकेशन, तो ये सिंपल से हैं। आप ये राइट टू एजुकेशन तो वैसे भी ह्यूमन राइट्स के अंदर आता है। राइट टू पार्टिसिपेशन की हर चीज़ में उनको पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए। राइट टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन, ये तीनों जो हैं वो आसान से हैं। आपको मिल गया है क्लू, अब आप याद करना है इसको। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिगार्डिंग द प्राइमरी एजुकेशन इन 1970। ओके, प्राइमरी एजुकेशन के हवाले से 1970 में जो पॉलिसी क्रिएट की गई थी उसके बारे में आपने बताना है। ओके, जो इसने ये जो पॉलिसी थी वो फोकस कर रही थी, एक तो कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, ये ज़रूरी कर दें, कंपलसरी कर दें प्राइमरी एजुकेशन। एक्सपेंशन ऑफ द प्राइमरी स्कूल्स, बढ़ा दें ये प्राइमरी स्कूल्स को। करिकुलम इम्प्रूवमेंट, मीन जो भी नसाब उनको पढ़ाया जा रहा है, उनका जो कंटेंट है वो भी, उसको भी इम्प्रूव करना चाहिए। और उसके अलावा टीचर ट्रेनिंग, हाँ ये बड़ा की पॉइंट है, टीचर्स ट्रेनिंग। जो आजकल प्राइवेट स्कूल की टीचर्स हैं ना, उनकी ट्रेनिंग का बड़ा मसला है उनका। ये वैसे हुई थी 1970 के अंदर, ये चेंजिंग्स आई थी और ये एस्पेक्ट्स थे जिनके ऊपर फोकस किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है थ्री न्यू एरियाज दैट स्कूल नीड टू फोकस ऑन द बिकम अ एजेंट चेंज, एजेंट ऑफ चेंज। मतलब स्कूल की वजह से, स्कूल के ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से वो ना चेंजिंग एजेंट बन जाएगा। अब उसके अंदर आता है एक तो इन्वायरमेंटल सिस्टम। अच्छा पहले हम पूरा पढ़ लेते हैं। टू बिकम एन एजेंट ऑफ द चेंज स्कूल्स नीड टू फोकस ऑन द फॉलोइंग थ्री न्यू एरियाज। मतलब स्कूल्स को इन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। एक तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे। अब देखो ये वाले वर्ड्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आप एब्जॉर्ब कर लें तो कहीं भी आप उनको लिंक करके लिख सकते हैं, आप डिफाइन कर सकते हैं क्वेश्चंस को। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सिटीजनशिप, ये जो पॉइंट्स हैं ना ये इंपॉर्टेंट हैं। किस हवाले से, क्योंकि अगर अगर स्कूल्स ने एजेंट ऑफ चेंज बनना है तो चेंज लाने वाले एजेंट, ठीक है, एजेंट बोलते हैं ऐसे फैक्टर्स जो कि चेंज लेके आए जाए, वो आपको एजेंट कहलाते हैं। एजेंट्स की बात हो रही है, लेजेंड्स की बात नहीं हो रही, वो तो आप लोग हैं। ओके, व्हाट वर द व्यूज ऑफ द अल बेरोनी अबाउट द एजुकेशन। अब अल बेरोनी साहब ने क्या कहा था एजुकेशन के बारे में, उनका क्या नज़रिया था, हम उसको देखेंगे। अच्छा, अल बेरोनी आर रेनोड स्कॉलर। अब ये भी हमें पता होना चाहिए कि वो स्कॉलर थे, पॉलीमैथ थे ऑफ द 10th सेंचुरी। Had profound view on education, particularly in the context of his time. His thought can be summarized. उनके जो ख्यालात थे वो थे importance of the knowledge and learning. ओके, क्रॉस कल्चर लर्निंग। अब क्रॉस कल्चर बेसिकली बोलते हैं कि जैसे अब यहाँ के स्टूडेंट्स पाकिस्तान के तकरीबन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने पढ़ने जाते हैं तो उनकी कल्चर्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो ये क्रॉस कल्चर हुआ। क्रॉस कल्चर लर्निंग और इसके बारे में सीखना। उसके बाद है प्रैक्टिकल एजुकेशन और एजुकेशनल इंटेग्रिटी एंड एथिक्स। अब ये इनकी डिस्क्रिप्शन को भी आपने रीड करना है पॉज करके वीडियो को। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 reasons of failure to achieve the target for the literacy in 1978। ओके, अब हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं पहले, कि आपने रीज़न बतानी है ऑफ फेलियर टू अचीव द टारगेट फॉर लिटरेसी। मींस एजुकेशन का था ना, स्टक हो गया जीपीटी, एक सेकेंड, मेरे ख्याल से
नेट बंद कर दिया किसी ने। मैं 1 सेकंड में ना वो मोबाइल से कनेक्ट कर लूँ, 2 मिनट लगेंगे मुझे। एक सेकंड माज़रत, आपको वेट करना पड़ा। वैसे क्वेश्चन हमारे पास है 5 रीजंस ऑफ फेलियर टू अचीव द टारगेट ऑफ द लिटरेसी इन 1978 में। लिटरेसी का जो टारगेट था उसको अचीव करने में कौन सी मतलब फेलियर पॉइंट्स थे, कौन कौन सी रीजंस थी जिसकी वजह से वो फेल हो गया था, तो ये हमने बतानी है वैसे। ओहो, क्या हो गया है? एक सेकंड। अच्छा, आप लोग ना इसको चलिए आगे। सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द फेलियर ऑफ द अचीव। एक तो आपके पास था उस टाइम इनसफिशिएंट एजुकेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। एजुकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इनसफिशिएंट था, मुकम्मल नहीं था। और तो एक दूसरा इसका था इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं कि रुकावटें समझ लें कि इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स भी थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी थी। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बोलते हैं कि एक सियासतदान नहीं था, कोई चेंज हो रहे थे बार बार। ऐसे भी तो होता है ना कि जो पॉलिटिशियंस आते हैं वो अपनी टेक्निक्स लेके आते हैं और अपनी पॉलिसीज लेके आते हैं, फिर जो दूसरा आता है उसको रिमूव करके वो अपनी शुरू हो जाता है। कल्चरल एंड सोशल बैरियर्स थे और इनएडिकेट पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन थी। इसमें वो वाले पॉइंट्स भी आप ऐड कर सकते हैं कि जो टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं थी, और इतना ज़्यादा वो भी नहीं था, सरमाया बोल रहे हैं वो भी नहीं था उस टाइम। तो ये सारे क्राइसिस थे, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इंक्लूड हो सकते हैं। और भी बहुत से पॉइंट्स आप बना के इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है विच स्ट्रेटजीज आर यूज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द स्पेशल चिल्ड्रन। अब कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो कि स्पेशल चिल्ड्रंस को सपोर्ट कर सकती हैं। स्पेशल चिल्ड्रंस बेसिकली होते हैं डिसेबल्ड, मीन्स के आप समझ लें माजूर कह लें उनको, हाँ डिसेबल्ड वही होते हैं। अच्छा, वो एक तो आपके पास है उनको कैसे सपोर्ट करना है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स के, पर्सनलाइज लर्निंग हो, स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस हो, उसके बाद डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस हो, मींस के अडॉप्टिंग द टीचर मेथड्स, फ्लेक्सिबल पेसिंग। अच्छा, असिस्टिव टेक्नोलॉजी टूल्स एंड डिवाइसेस, मींस के अगर देखो ना डिसेबल ये होता है कि जो अब हम एग्जांपल ले लेते हैं कि बच्चा सुन नहीं सकता, तो अब उसके लिए फिर क्या करेंगे, उसको पढ़ाने के लिए हम ऐसी ही टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे या स्ट्रैटेजी बनाएंगे ताकि वो विजुलाइज कर सके, देख के चीज़ों को समझ सके, ठीक है, या गेस्टर्स वगैरह इशारों से समझा सकें। और बिहेवियरल सपोर्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरापी, और उसके अलावा सोशल स्किल ट्रेनिंग, ऑक्यूपेशनल थेरापी, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट एंड ट्रेनिंग भी होती है, कंसलिंग एंड इमोशनल सपोर्ट भी होती है। काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको मिल गए हैं, इसमें से कोई से 3 से 4 पॉइंट्स आप अपने माइंड में बिठा लें और इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम पार्ट 1 का नाम देंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये वाली फाइल करवाती हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये वाली भी सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। एक सीरीज़ बना लेंगे हम, अगर ये सीरीज़ आप देख लेते हैं पूरी, आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं इजीली, आई एम श्योर। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें। ऑल द बेस्ट। गुड बाय।